मैं डॉक्टर के एल मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज हम बात करेंगे मानव भूगोल का महत्वपूर्ण टॉपिक नवनिश्चयवाद। मानव भूगोल के विकास में अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं ने ही एक नया विचारधारा का प्रतिपादन किया, नवनिश्चयवाद। इससे पहले हमने देखा है नियतवाद या निश्चयवाद, जो प्रकृति पर आधारित था। दूसरा सिद्धांत हमने देखा संभववाद, जो फ्रांसीसी विद्वानों द्वारा, भूगोलवेत्ताओं द्वारा प्रतिपादित किया, संभववाद। और तीसरा जो सिद्धांत है नवनिश्चयवाद, उसमें अमेरिकन भूगोलवेत्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान ग्रिफिथ टेलर, ये अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने नवनिश्चयवाद का समर्थन करते हुए अपने निश्चयवाद को वैज्ञानिक निश्चयवाद, या उनकी कोटेशन थी रुको और जाओ निश्चयवाद, बताया। इनका निश्चयवाद पुराने निश्चयवाद से भिन्न है तथा इसमें मानवीय छांट का महत्व भी प्रत्येक दशा में शामिल रहता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि वातावरण द्वारा किए गए प्रमुख नियंत्रण की अपेक्षा नहीं की जा सकती। उदाहरणार्थ कनाडा या साइबेरिया के विस्तृत टुंड्रा प्रदेशों, सहारा और ऑस्ट्रेलिया के निर्जन मरुस्थलों, अंटार्कटिका के हिमाच्छादित महाद्वीपों में मनुष्य को प्रकृति की आज्ञा माननी पड़ती है। ये प्रदेश अभी अनेक शताब्दियों तक पिछड़े रहे। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप के समान उन्नति का ऊंचा स्तर टुंड्रा अथवा मरुस्थलों में नहीं बनाया जा सकता। ये इतना अवश्य है कि प्रकृति बहुत अंशों में प्लान निश्चय करती है और उस प्लान में मानव द्वारा ही संस्कृति प्रगति करती है। फिर भी प्रकृति का प्रभाव तो रहता ही है और मनुष्य प्रकृति की इस सीमाओं के भीतर ही टेक्नोलॉजी द्वारा आर्थिक सांस्कृतिक उन्नति कर सकता है। तात्पर्य यह है कि न तो प्रकृति का मनुष्य पर नियंत्रण है और न ही मनुष्य प्रकृति का विजेता है। दोनों का एक दूसरे का क्रियात्मक संबंध है और यह भी तय है कि मानव अपनी उन्नति के लिए प्रकृति का सहयोग प्राप्त करे। यही नव निश्चयवाद का मूल मंत्र है। ग्रिफिथ टेलर के नव निश्चयवाद में बीच का मार्ग अपनाया गया, जो वास्तव में संभववाद का एक रूपांतरण है। इसको OH के स्पेट ने संभववाद शब्द के बजाय प्रसंभववाद शब्द को अधिक सार्थक माना है। अर्थात वातावरण द्वारा प्रस्तुत की गई बहुत सी संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज होती हैं और इसमें कुछ अधिक प्रसंभावना, मोर प्रोबेबल होते हैं। जॉर्ज टैथम ने भी इसे क्रियात्मक संभववाद, प्रोग्रामेटिक पॉसिबिलिज्म की संज्ञा दी, क्योंकि इसमें मानवीय छांट, ह्यूमन चॉइस को भी स्थान दिया गया। नवनिश्चयवाद विचारधारा के अनुसार प्रकृति मनुष्य के सम्मुख कुछ सीमाएं निर्धारित करती है, जिसके भीतर मनुष्य अपनी क्षमता, रुचि, छांट के अनुसार कार्य कर सकता है, किंतु इन सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकता। ग्रिफिथ टेलर के अतिरिक्त अन्य भूगोलवेत्ताओं ने नवनिश्चयवाद को मान्यता दी है। इनमें अमेरिकन भूगोलवेत्ता हंटिंगटन और सावर तथा ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हर्बर्टसन, रॉक्सी और फ्लूअर के नाम उल्लेखनीय हैं। एलिजाबेथ हंटिंगटन अमेरिका भूगोलवेत्ता थे, जिन्होंने भूगोल पर लगभग 30 पुस्तकें लिखी। मानव भूगोल पर उन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी लिखा। इस पुस्तक में स्पष्ट होता है कि हंटिंगटन नियतवादी विचारक थे। उनकी मान्यता थी कि मनुष्य प्रकृति के नियमों से नियंत्रित है। वे मनुष्य की उत्पत्ति एशिया से मानते थे तथा जलवायु को मनुष्य की क्रियाओं का प्रमुख कारण कहते थे। उनके अनुसार मानव भूगोल, भौगोलिक परिवेश, मानवीय क्रियाओं एवं गुणों को अंतर संबंधों की प्रकृति एवं उनके वितरण का अध्ययन करती है।
हंटिंगटन का नियतवाद। उनका मत था कि मानव प्रकृति के नियमों के अधीन है। मनुष्य के सामाजिक क्रियाकलाप भी प्रकृति के नियमों से संचालित होते हैं। जलवायु पर्यावरण का प्रमुख तथ्य है जिसके कारण रूपांतरण होता है। समशीतोष्ण कटिबंधों की जलवायु में ऐसे तथ्य हैं जिसमें मनुष्य अधिक कुशल बन जाता है, जबकि इसके विपरीत उष्ण कटिबंधीय जलवायु में नैतिक पतन होते हैं। इच्छा शक्ति मर जाती है, साहस और जोखिम के गुण क्षीण हो जाते हैं। किंतु मानवीय क्रियाओं का भी उसने अध्ययन किया और सफलता के अवसर को प्रगति के अवस्था पर निर्भर माना था, इसलिए उनको नवनिश्चयवाद का समर्थक माना जाता है। कार्ल सावर ने भी अपने एक संभववाद की नवनिश्चयवाद की विचारधारा का समर्थन किया। उन्होंने आधुनिक युग के नवनिश्चयवाद को स्वीकार करते हुए प्रकृति तथा मानव के बीच समायोजन को प्रमुख माना। सांस्कृतिक भूगोल नामक अपनी पुस्तक भी प्रकाशित की। सावर ने संभववाद की प्रतिष्ठा संयुक्त राज्य अमेरिका में की। उनके साथ सन 1932 एवं सन 1934 तथा निश्चयवादी विचारधारा का जोर था। उन्होंने अपने सारगर्भिक लेखों के माध्यम से मानव के प्रभाव को स्पष्ट किया। मनुष्य प्रकृति के साथ रहते हुए भी अपनी बुद्धि, तकनीक एवं क्रियाशीलता से प्रकृति की अनेक बाधाओं से अपने आप को मुक्त कर लेती है। उनका मत था कि मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों को किसी उद्देश्य हेतु प्रयोग करता है। इसकी सीमाएं अवश्य हैं, किंतु प्रकृति मानव को दिशा निर्देश नहीं देती। उन्होंने कहा कि नवनिश्चयवाद उस पुरानी निश्चयवाद से भिन्न इसलिए है, इसमें मानवीय छांट के महत्व का विचार प्रत्येक दशा में रहा है। अतः चूंकि मानवीय छांट को अपने उद्देश्य के अनुसार निश्चित किया जाता है, इसलिए जॉर्ज ट्रम्प ने इस नवनिश्चयवाद को व्यावहारिक संभववाद कहा। कुमारी सैंपुल भी अमेरिकी भूगोलवेत्ता थी जो रेडजल की विचारधाराओं से काफ़ी प्रभावित थी। रेडजल निश्चयवादी विचारधारा को पुष्ट करते हुए अपने विचारों को सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में विश्व के सम्मुख प्रस्तुत किया। इन विचारकों का सैंपुल ने अपनी विश्वविद्यालय पुस्तक भौगोलिक वातावरण के प्रभाव इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट में विस्तृत किया। 1911 में प्रकाशित हुई थी उनकी अपनी पुस्तक मानव भूगोल को अस्थायी पृथ्वी और गतिशील मानव के पारस्परिक संबंध का अध्ययन बताया। उसने निश्चयवाद की पुष्टि करते हुए लिखा कि मानव धरातल की उपज है। पृथ्वी ने उसका पालन पोषण किया, उसके लिए कर्तव्य निश्चित किए और उसके विचारों को निश्चित दिशाएं की ओर मोड़ा। मनुष्य के सामने ऐसी घटनाएं भी प्रस्तुत की जिनके द्वारा उसके शरीर को बल और बुद्धि को तीव्रता मिली। इन विचारों के कारण सैंपुल विवादों में भी पड़ी, किंतु भूगोल में उसकी विचारों को स्वागत हुआ। सैंपुल ने मानव भूगोल के तात्कालिक विचारों को आगे बढ़ाया। रेडजल ने मनुष्य की क्रियाओं पर प्राकृतिक वातावरण की बात कही थी, किंतु सैंपुल ने इस विचारधारा को प्रसिद्ध दार्शनिक नीत्शे की शैली में आगे बढ़ाया। सैंपुल के अनुसार प्रकृति मनुष्य के शरीर, भोजन, वस्त्र, मकान तथा क्रियाकलापों को प्रभावित करती है। मानव के विचार, भावनाएं, यहाँ तक कि उसके धार्मिक विचार भी प्रकृति से प्रभावित होते हैं। प्रकृति से समीपता रखने के कारण मानव समुदाय में, जैसे कृषक समुदाय में, धर्म वातावरण से जुड़ जाता है। पशुओं तथा वृक्षों के प्रति धार्मिक मान्यताएं समाहित हो जाती हैं। बरगद तथा पीपल के वृक्षों में देवी देवताओं को मानने जैसे अनेक उदाहरण हैं। सैंपुल ये मानते थे कि मनुष्य प्रकृति का दास है, वह प्रकृति के नियमों से नियंत्रित होता है। उसकी इच्छा शक्ति, बुद्धि, विचार भी प्रकृति से प्रभावित रहते हैं। इस प्रकार सैंपुल निश्चयवादी विचारधारा में रेडजल से आगे थी। वह भौगोलिक नियंत्रक कारकों का मानव पर पड़ने वाले प्रभाव को खुलकर स्वीकार करती थी और उसकी पुष्टि उदाहरणों से करती थी, जबकि रेडजल किंचित संकोच के साथ इन विचारों का प्रतिपादन करते थे। सैंपुल निश्चयवाद की पिटी लकीर भी नहीं थी, क्योंकि कालांतर में यह
निश्चयवाद की पूर्ण समर्थक नहीं रही। उन्होंने कैटो के पर्वत के अतल सेक्शन निवासियों के अध्ययन में प्रजातियों के प्रभाव को निश्चयवाद से ऊपर माना। ईसा बोमेन के मतानुसार मनुष्य का विकास केवल भौतिक वातावरण द्वारा नहीं होता है। भौतिक वातावरण तो केवल मनुष्य के सामने परिस्थितियाँ प्रस्तुत करता है जिसका उपयोग वह अपने बढ़ते हुए ज्ञान के अनुसार करता है। जैसे अमेरिकी महाद्वीप में आलू तथा मक्का की पैदावार ने इस महाद्वीप का ढांचा ही परिवर्तन कर दिया। उनके अनुसार विकासोन्मुखी मानव समाज के स्वरूप और प्रकृति को भौतिक वातावरण निश्चित नहीं किया करता। वातावरण तो मानव समाज के विकास पर कुछ अनुबंध डालता है। जो जो मानव के ज्ञान, चिंतन और सामूहिक कार्य में उन्नति होती जाती है, त्यों त्यों वातावरण में नए नए तथ्यों की खोज होती रहती है और पुराने तथ्य नए महत्व प्राप्त करते जाते हैं। इस तरह से नवनिश्चयवाद की विचारधारा में दोनों बातों को रखा है, मनुष्य को और प्रकृति के बीच में सामंजस्य को बैठाने की कोशिश की गई है।